तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गैस की द्रव्य में विलेयता। इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि गैस की द्रव्य में विलेयता क्या होती है। मतलब अगर हम किसी लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी लिक्विड में किसी गैस को घोल रहे हैं, तो वह किस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। तो वो 3 बातों पे डिपेंड कर सकता है कि गैस की प्रकृति क्या है। पहली बात होगी कि गैस की प्रकृति क्या है, दूसरी बात होगी कि प्रेशर क्या है, और तीसरा क्या होगा, टेम्परेचर क्या है। मतलब वो उस गैस की प्रकृति, दूसरा ताप और तीसरा दाब, इन तीनों बात पर निर्भर करेगा। तो अगर हम देखते हैं, हमने देखा है कि ऑक्सीजन, जैसे आप लिखा हुआ, आप जो हाईलाइटेड है उसे ध्यान में रख के चलेंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो गैस होता है वो जल में ज़्यादा नहीं घुलता, वह जल में कम घुलनशील होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम HCl गैस देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम HCl गैस देखें तो जो HCl गैस होता है वो बहुत ज़्यादा जल में घुलता है। मतलब ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो विलेयता होती है जल में, वो बहुत कम होती है। इसके अलावा जो HCl गैस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी जल में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? तो हमने पहले भी देखा था कि लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि समान चीज़ समान वस्तु में ही घुलेगी। अगर विलय एवं विलायक दोनों की प्रकृति एक समान है, अगर विलय भी ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, तब वो एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, आराम से मिक्स हो सकते हैं। तो मिक्स होने की जो बात है वो उन दोनों के बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है मिलने के बाद, कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि वो एक दूसरे को दूर करते हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा। तो ऑक्सीजन जो गैस है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस O2 होता है। O2 को अगर हम तोड़ के देखें तो इसमें ये नहीं टूटता, इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा अगर हम HCl को देखें तो HCl क्योंकि ध्रुवीय है, इसमें H+ बन सकता है और ये Cl- बन सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लस और माइनस वाला जो ध्रुवीय गैस है ये। साथ ही साथ अगर हम देखें H2O को, H2O जो विलायक का काम कर रहा है, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी H+ और OH- बनता है। तो इसीलिए H2O में HCl की विलेयता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। मतलब H2O जो विलायक का काम कर रहा है और HCl जो विलय का काम कर रहा है, दोनों ध्रुवीय हैं, इसलिए ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इन दोनों में इसकी विलेयता बहुत ज़्यादा होती है। आपकी बात समझ में आई होगी। और दूसरा O2, ये अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय होने के कारण ये जल में नहीं घुलता, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी या फिर जो विलेयता है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इसे देखते हैं। कि भाई हम जानते हैं कि जो गैस होते हैं, गैस के कणों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। हमने क्लास 11th में देखा था कि गैस कंप्रेसिबल होते हैं, गैस को सपिंडित किया जा सकता है, मतलब उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस के कण आपस में बहुत दूर होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिक्विड देख रहे हैं, जो नीचे का लिक्विड फॉर एग्जांपल अगर H2O है और ऊपर का जो लिक्विड फॉर एग्जांपल ऊपर का जो गैस है फॉर एग्जांपल वो HCl है, ये दोनों का अगर हम उदाहरण लेके देखें तो फॉर एग्जांपल कि HCl में अगर हम आपका जो जल है इसमें अगर हम HCl गैस को घोलना चालू करें, जल में अगर हम HCl गैस को घोलते हैं तो शुरू में आप देख रहे हैं कि HCl का जो आयतन है वो बहुत ज़्यादा है, HCl का आयतन बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है, तो कुछ मात्रा में तो HCl गैस घुलेगा ही घुलेगा, कुछ मात्रा में HCl गैस घुल गया है। और जैसे मैंने बताया था आपको ग्राफिकली, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि शुरू में गैस के घुलने की दर बहुत ज़्यादा होगी, शुरू में गैस की घुलने की दर बहुत ज़्यादा होगी और बाद में गैस के बाहर आने की दर बहुत ज़्यादा होगी। एक पॉइंट आएगा कि जो दोनों के बीच में सम स्थापित हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस प्रेशर पे, है ना, इस प्रेशर P पे अगर हम बात करें कि अभी थोड़ी मात्रा में तो HCl घुला ही होगा जल में, तो एक अवस्था ऐसा है कि भैया अब और जल में HCl नहीं घुल सकता। तो ये जो अवस्था है इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे सम स्थापित हो गया। अब सम्य की अवस्था की बात करते हैं कि अगर सम्य स्थापित हो गया, इसके बाद अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कुछ प्रेशर पे कि वो कोई भी प्रेशर हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, वातावरण का प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जल में HCl को घोला तो थोड़े मात्रा में
HCl जल में घुल गया, उसके बाद वह नहीं घुल रहा था। तो अब हम दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं। हमने क्या किया कि प्रेशर बढ़ाया, हमने W1 वेट के जगह पे W2 और साथ ही साथ W3 भी लगा दिया। हमने वेट बढ़ाया, वेट को बढ़ाने से जो HCl गैस का आयतन है वो घट गया। हमने डाल्टन का नियम हमने बॉयल्स का नियम देखा था लास्ट ईयर। बॉयल्स के नियम में हमने क्या देखा था कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के विषम अनुपाती होता है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के विषम अनुपाती होते हैं, मतलब प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया। क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया इसलिए HCl गैस का आयतन घट गया। क्योंकि HCl गैस का आयतन घट गया, इसका मतलब यह है कि HCl गैस के कण अब एक दूसरे के ज़्यादा पास आ गए हैं। क्योंकि ये एक दूसरे के ज़्यादा पास आ गए, मतलब अब ज़्यादा HCl के कण गैस के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में HCl के कण गैस के साथ, इस HCl के कण जल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में HCl के कण क्या होंगे, घुलेंगे। मतलब प्रेशर के बढ़ने से हमने ये देखा कि घुलने की दर भी बढ़ते जा रही है। मैं वापस इस बात को समझा रहा हूँ कि गैस की विलेयता सीधे अगर तौर पे अगर कहा जाए तो गैस की विलेयता उस गैस की प्रकृति को साथ में नहीं रखती। गैस की विलेयता जो गैस हम ले रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करती कि हम कौन सा गैस ले रहे हैं, वो प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ती ही बढ़ती है। चाहे हम कोई भी गैस लें, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे वो अध्रुवीय हो, चाहे हम HCl लें चाहे हम O2 लें, जो भी गैस होगा वो प्रेशर के बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी या फिर उसकी विलेयता उस लिक्विड में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी, इसका कारण क्या है कि अगर हम मान के चलिए कि शुरू में जो प्रेशर कम था इसलिए सॉल्युबिलिटी भी क्या थी, कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि कम मात्रा में गैस के पार्टिकल इस लिक्विड के साथ टकरा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर के बढ़ाने से क्या हो गया कि गैस का आयतन कम हुआ, और गैस का आयतन कम हुआ तो उस कम आयतन में गैस के पार्टिकल की मात्रा बढ़ गई। अब ज़्यादा पार्टिकल हैं, कम आयतन है, आयतन कम है क्योंकि पार्टिकल अब ज़्यादा हो गए। अब पार्टिकल ज़्यादा है तो जो टकराने की दर है वो भी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा पार्टिकल इन लिक्विड के साथ टकराएगा, उस जो जल है या H2 है उसके साथ टकराएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में लिक्विड में गैस क्या होगा, घुल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर कम करेंगे वापस वो जो गैस है वहाँ से बाहर आने भी लगेगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि प्रेशर कम करने से गैस, जो घुली हुई जो गैस है वो बाहर आने लगती है। उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक के जो बोतल होते हैं, जो आपका लिम्का या फिर जो भी होता है, उसमें गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, गैस को ज़्यादा प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम बोतल को खोलते हैं तो वहाँ से गैस क्या होती है, बाहर आने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हुआ। इसका मतलब जो प्रेशर कम हुआ मतलब जो घुला हुआ गैस है वो भी क्या होगा, बाहर आने लगेगा। वो चाहेगा कि मैं बाहर आ जाऊं, क्योंकि वो प्रेशर के कारण ही घुला हुआ था। मतलब प्रेशर के बढ़ाने से घुलने की दर बढ़ती है और प्रेशर के घटाने से घुलने की दर कम हो जाती है। तो अब इस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है जो पेपर में पूछा जाता है वो होता है हेनरी का नियम। तो हेनरी वह व्यक्ति था, वह हेनरी जो साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इस बात का अध्ययन किया था। उसने यह बात कही थी कि जो गैस के घुलने की दर है किसी भी लिक्विड में या फिर किसी भी द्रव में, गैस के जो घुलने की जो गति है वह उस गैस के प्रेशर के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर अगर नहीं चेंज हो रहा है तो किसी गैस के द्रव में विलायता द्रव अथवा विलयन के सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब कोई गैस किसी लिक्विड में घुलेगा कि नहीं घुलेगा वो किस बात पर निर्भर करता है कि उस गैस की लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या प्रेशर है। मतलब अगर गैस का प्रेशर लिक्विड सरफेस पे ज़्यादा है तो उसकी जो विलायता है वह भी ज़्यादा होगी। अगर गैस का प्रेशर कम है तो उसकी विलायता भी कम होगी। ठीक है, हम फिर से देखते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलायता अथवा
विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब गैस की द्रव में विलायता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको जो ध्यान रखना है। ये था हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम के हिसाब से हमने देख लिया। नेक्स्ट जो आता है, जो पेपर में पूछा जाता है, वो होता है हेनरी के नियम को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो डाल्टन एक और साइंटिस्ट था। तो हमने हेनरी का नियम देख लिया। अब इसके बाद आता है डाल्टन का नियम। तो ये डाल्टन का नियम क्या है? तो इसमें अगर हम सॉलिबिलिटी या फिर जो विलायता है, इसे हम मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें। मोल अंश क्या होता है कि मोल अंश ये बताता है, हमने इससे पहले मोल अंश को देखा था कि जो भाग हैं, किसी विलय के जो भाग हैं वो विलयन में कितने उपस्थित है, कि विलयन के कुल भाग में उपस्थित विलय की संख्या, विलय के जो नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं, कि जो विलय के जो भाग हैं वो विलयन के कुल भाग में कितने उपस्थित हैं। इसको हम दिखाते हैं किससे? मोल अंश से या फिर मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो जो आपका मोल अंश है उसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यह बोल सकते हैं कि जो विलयन बना, कि गैस का द्रव में घुलने के बाद जो विलयन बना, तो उस पूरे विलयन में गैस का हिस्सा कितना है, कि उसके नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, या फिर उसका जो हिस्सा कितना है, कि उसके कितने भाग, कितना अंश इसमें उपस्थित है ना। कि अगर मान के चलिए कि ये आधा बोलने से, अगर ये एक विलयन है तो आधा ये है और आधा ये, तो ये उसका मोल अंश बताएगा। तो सॉलिबिलिटी या फिर जो विलायता को अगर हम मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें, सॉलिबिलिटी या विलायता को अगर हम मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें, तो डाल्टन ने भी यही किया था कि उसने विलायता के जगह पर मोल अंश का उपयोग किया था। विलायता को प्रदर्शित करने के लिए मोल अंश का उपयोग किया था। तो हेनरी ने क्या कहा कि जो विलायता है, गैस की द्रव में विलायता, हेनरी के अनुसार गैस की द्रव में विलायता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस की द्रव में विलायता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो डाल्टन ने विलायता को प्रदर्शित करने के लिए मोल अंश का उपयोग किया। तो हम क्या बोल सकते हैं विलायता के जगह पे, कि द्रव में गैस के मोल अंश, द्रव में गैस का मोल अंश गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। मतलब हम जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी के जगह पे या फिर विलायता के जगह पे मोल अंश अगर रखते हैं, तो डाल्टन के हिसाब से एक नया डेफिनेशन आएगा, और वह हेनरी का यहाँ पे न्यू डेफिनेशन होगा, उसे हम देखेंगे। किसी विलयन में गैस का मोल अंश, विलायता के जगह पे हमने मोल अंश का उपयोग किया। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। विलयन में गैस का मोल अंश, विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के सतह के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जो विलयन में गैस का मोल अंश है, मतलब विलयन में गैस का जो हिस्सा उपस्थित है, विलयन में जो गैस उपस्थित है, वो उस गैस का जो प्रेशर है, उस गैस का जो प्रेशर है उसके समानुपाती होगा। ठीक है, तो विलयन में जो गैस का मोल अंश है, मतलब विलयन में गैस कितना उपस्थित है, उसका कितना हिस्सा उपस्थित है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि गैस के ऊपर प्रेशर कितना है। तो ये हेनरी का दूसरा डेफिनेशन बनेगा, हेनरी के नियम का, कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अगर हम जानते हैं कि मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं, है ना, और प्रेशर को p से प्रदर्शित करते हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन रखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि p समानुपाती x, p समानुपाती x बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम हेनरी का यूज़ करें तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं, और यहाँ पे XH भी बोल सकते हैं। तो P समानुपाती X हो गया। इसके जगह पे अगर हम एक स्थिरांक लगाएं, KH एक स्थिरांक लगाएं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा कि P इक्वल टू KHX, P इक्वल टू KHX ये बनेगा। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, गैस का प्रेशर। ठीक है, विलयन की सतह पर गैस का प्रेशर,
विलयन की सतह पर गैस का प्रेशर, और x क्या है, विलयन में उपस्थित गैस का मूल अंश, विलयन में उपस्थित गैस का मूल अंश, और kh क्या है, तो ये कांस्टेंट है या फिर अपन इसको स्थिरांक बोलते हैं kh। kh को हम यहाँ पे हेनरी स्थिरांक कहते हैं या फिर हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करें, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करें और अपन इसको ऐसे लिख दें कि P इक्वल टू KH x, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके लिखें तो अपन लिख सकते हैं कि P बाय x इज़ इक्वल टू KH, P बाय x इज़ इक्वल टू KH। तो KH जो है वो क्या आ रहा है कि KH जो है वो x के क्या आ रहा है, विषम अनुपाती आ रहा है। KH जो है वो x के विषम अनुपाती आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि KH x के विषम अनुपाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि x की मात्रा को अधिक होना है, और x क्या है, x है मूल अंश, x क्या है, x है मूल अंश, और यही मूल अंश हमें क्या बताता है, यही मूल अंश हमें विलायता बताता है ना, यही मूल अंश हमें क्या बताएगा, विलायता। तो क्योंकि ये x विलायता बता रहा है, अगर सॉल्युबिलिटी या फिर विलायता को अगर ज़्यादा होना है, सॉल्युबिलिटी अगर विलायता को ज़्यादा होना है तो x की मात्रा ज़्यादा होनी है। x की मात्रा मतलब गैस का मूलंश, लिक्विड में गैस का मूलंश भी क्या होना है, ज़्यादा होना है, और इसके लिए KH के वैल्यू को क्या होना है, कम होना है, ठीक है। विलायता अगर अधिक है इसका मतलब क्या है कि गैस का मोल फ्रैक्शन या फिर मूलंश भी ज़्यादा है, और अगर मूलंश ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उस गैस का हेनरी कांस्टेंट, उस गैस का हेनरी स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसका उल्टा अगर देखते हैं कि अगर मान के चलिए कि KH की वैल्यू अगर बढ़ गई, अगर हेनरी स्थिरांक की वैल्यू अगर बढ़ गई तो x का मान घट जाएगा और विलायता भी घट जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा गैस जिसका KH का मान अधिक होता है, ऐसे गैस की विलायता कम होती है, और ऐसा गैस जिसमें KH का मान कम होता है उसमें उस गैस की विलायता अधिक होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो KH का मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि गैस का नेचर क्या है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके चलेंगे कि KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। KH का जो मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलायता उतनी कम होगी। N2 एवं O2 दोनों के लिए ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है ना, जिसका अर्थ यह है कि ताप बढ़ने पर इन दोनों गैस की विलायता घटने लगती है, ठीक है ना। तो अब टेम्परेचर का भी इफेक्ट हम देख सकते हैं KH पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर जो होता है वो KH के विषम अनुपाती होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से KH का मान क्या होता है, बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से KH का मान बढ़ेगा। तो टेम्परेचर मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो KH बढ़ रहा है, KH अगर बढ़ रहा है तो हम जानते हैं कि x का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से KH जो है हेनरी स्थिरांक बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण मूलंश क्या होता है, घटने लगता है। तो ऑक्सीजन की विलेयता अगर हम देखें कि ऑक्सीजन की विलेयता क्या होगी, टेम्परेचर के बढ़ने से घटेगी, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए KH का मान क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए KH का मान क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ने से क्या है, इन दोनों गैसेस की विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग यह है कि जो जलीय जीव होते हैं उन्हें ठंडे पानी में रहने में अधिक आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू जो अगर जल ज़्यादा गर्म हो। तो मतलब जो जलीय जीव हैं वो ठंडे पानी में रह सकते हैं, है ना, लेकिन गर्म पानी में रहने में उन्हें दिक्कत होती है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। हेनरी के नियम का उपयोग पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी के नियम का उपयोग क्या है, तो हेनरी के नियम का उपयोग कि जो सोडा जल होता है और जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें CO2 मिला होता है, मतलब उनमें जो आपका गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मिला होता है। तो जो भी आपका शीतल पेय पदार्थ हैं जैसे कि पेप्सी, कोको कोला वगैरह, इनमें सोडा जल, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हाई प्रेशर पे ही
घोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था हेनरी के नियम के हिसाब से कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस का जो मोल अंश है या फिर गैस की जो विलेयता है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा कि ऊंचाई पे अगर हम इस बात को देखें कि अगर हम जो राइडर्स होते हैं, माउंटेन राइडर्स होते हैं, है ना, जो आपके पर्वतारोही होते हैं, उन लोगों को अधिक ऊंचाई पे कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि अधिक ऊंचाई पे जो होता है गैस का प्रेशर कम हो जाता है। जो ऑक्सीजन गैस है उसका O2 का जो प्रेशर है वो घट जाता है, क्योंकि अधिक जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो जो गैस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। गैस की मात्रा अगर कम हुई तो गैस की मात्रा कम होगी, मतलब नंबर ऑफ़ जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल हैं वो ऊंचाई पे, पहाड़ पे उनकी मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि मात्रा कम हो गई तो उनका जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर अगर कम हो गया तो प्रेशर अगर कम हो गया इसका मतलब वो जो गैस है वो हमारे ब्लड में नहीं घुल पाएगा, वो हमारे रक्त में नहीं घुल पाएगा। क्यों? क्योंकि रक्त भी एक प्रकार का द्रव है और रक्त में जो गैस की जो विलेयता है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन गैस के प्रेशर पे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उसमें रक्त में उस गैस की विलेयता भी अधिक होगी। ठीक है। तो यही कंडीशन होता है जिसे हम एक्समिया कहते हैं, जिसे हम एनोक्सिया कहते हैं, जिसे हम एनोक्सिया कहते हैं। एनोक्सिया क्या है कि सांस लेने में हमें तकलीफ़ होने लगती है ना, इस कंडीशन को। क्यों? क्योंकि ऊंचाई में ऑक्सीजन गैस की प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। अगला ताप का प्रभाव। क्या? ताप का प्रभाव। तो इस बात को सीधा आप ध्यान रख सकते हैं। हमने प्रेशर का इफेक्ट देख लिया, गैस की जो विलेयता में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था, इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रेशर सीधा बढ़ता है अगर, है ना, अगर क्या है आपका प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। अगला अपन जो देखने जा रहे हैं ताप का प्रभाव। तो ताप का क्या प्रभाव होता है कि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विलेयता ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ताप अगर बढ़ेगा तो जो गैस की विलेयता है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। विलेयता कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर उनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो वह उस द्रव से या फिर उस विलायक से, उस विलयन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं, जो गैस के कण हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा बढ़ने से गैस के कणों के बीच और विलयन के कणों के बीच, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, एक विलयन हो गया और गैस के कण हो गए। तो अगर ऐसा दिखाएं कि ये विलयन के कण हैं, ये विलयन के कण और गैस के कण, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इनके बीच में आकर्षण बल कम होने लगेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से, है ना, गैस की जो विलेयता होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से गैस के कणों की ऊर्जा बढ़ती है और गैस के कणों की ऊर्जा बढ़ने से वो विलयन से बाहर आने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि विलयन और गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होने लगता है। ठीक। तो हमने दोनों कंडीशंस देख लिए। तो इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है द्रव विलयन। द्रव आपका 2.4 द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, दैट इज़ द वेपर प्रेशर। ठीक है। वाष्प दाब देखेंगे, द्रव्य विलयन। तो इससे पहले हम देखेंगे कि द्रव्य विलयन होता क्या है। द्रव्य विलयन कहने का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में घोला गया है, मतलब एक लिक्विड जो कम होगा दूसरा लिक्विड ज़्यादा होगा, है ना। तो अगला टॉपिक अपन देखेंगे कि द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। ठीक है। और दूसरा इसके अलावा अपन देखेंगे कि आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है ना। देखेंगे अपन आदर्श विलयन क्या होता है। ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं।